नमस्कार, मैं विनोद सिंह अपने चैनल साक्षात्कार बाई विनोद के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे विशिष्ट पुरुष से या कहें ऐसे एक सामाजिक व्यक्ति से मिलाना चाहेंगे कि जिनके कहें तो उपलब्धि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप उनके चेहरे को ज़रूर न देखे होंगे, उनके चेहरे को ज़रूर न जानते होंगे, तो चलिए हम उनसे भी मिलाएंगे कि उनकी क्या उपलब्धि रही है, उनकी क्या ख्याति रही है। आप हैं भूतपूर्व मास्टर दिनेश सिंह, सेवानिवृत्त प्राचार्य। इन्होंने सीधी के चौहानों की वंशावली का बेस तैयार किया है, वंशावली तैयार किया है और सीधी के चौहानों को यहाँ बेस दिया है, मतलब एक आधार दिया है कि वो कहाँ से आए, कैसे आए। कम दिक्कत क्या चल रहा है, कैसे आए, उनका परिचय क्या है। चलिए हम उन्हीं से जानेंगे कि चौहानों का यहाँ सीधी का इतिहास क्या रहा है। मास्टर साहब नमस्कार, थोड़ा बताएंगे कि चौहान यहाँ पे कैसे आए, उनका आने का उद्देश्य क्या था। मास्टर साहब। ठीक, धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चौहान खंड सीधी के चौहान मूलतः उत्तर प्रदेश मैनपुरी जिला के भोगांव से आए। ये मैनपुरी नरेश श्री उदय भान सिंह जी के मझले भाई श्री गणेश राज सिंह जी के वंशजों में हैं। गणेश राज सिंह जी को, जैसे कि राजपूतों में परंपरा होती है, बड़े पुत्र को राज्य का उत्तराधिकार मिलता है और छोटे पुत्रों को गुजारे के लिए इलाका या पवाई दिया जाता है। तो इसी सिलसिले में गणेश राज सिंह को भोगांव का इलाका मिला। गणेश राज सिंह के पुत्र थे नरसिंह भान सिंह, उनके पुत्र अनिरुद्ध प्रताप सिंह हुए। फिर अनिरुद्ध प्रताप सिंह के दो पुत्र श्री रुद्र शाह चौहान और विरुद्ध शाह चौहान, यही सीधी के चौहानों के मूल पुरुष हैं। इन्हीं से सीधी के चौहानों का वंश विस्तार हुआ। ये सन 1672 ईस्वी में सीधी जिले में आए हैं, ऐसा रीवा राज के इतिहास में गुरु राम प्यारे अग्निहोत्री का कहना है। और तब से ये दोनों भाई अपने परिश्रम, सूझबूझ और लगन से खाली हाथ आए थे मैनपुरी भोगांव से और अपने पुरुषार्थ के बल पर 108 गांव के इलाकेदार हुए, प्रतिष्ठित हुए और लगभग सन 1672 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी के लगभग, यानी 28 वर्ष में अपने एक विशाल भूभाग का निर्माण कर लिया, अपने पुरुषार्थ, पराक्रम और सूझबूझ के बल पर। ये जो कहते हैं कि बर्दी खटाई से अपना इतिहास कैसे जुड़ा है। हाँ, ये कठवा की तलवार से हाँ, काटना। हाँ, बिल्कुल सही। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल सरस का रुद्र शाह खंड काव्य प्रकाशित हुआ है। उस रुद्र शाह खंड काव्य में रुद्र शाह चौहान और उनके भाई के पुरुषार्थ, पराक्रम का बड़ा यथार्थ वर्णन हुआ है। उस कृत के अनुसार रुद्र शाह चौहान अपनी पत्नी सुशीला देवी और भाई विरुद्ध शाह एवं आचार्य जी के साथ, कहते हैं इनके दल में 13 सदस्यों का समावेश था। नाऊबारी केवल ढीबरी इलाकेदार के पुत्र थे ही ये भोगांव इलाकेदार। तो मूलतः ये लोग चले थे कहाँ के लिए? जगन्नाथपुरी के लिए। होली के समय
उड़ीसा की फाग मशहूर है। फाग उड़ीसा मनाने के लिए जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करने के लिए, फाग खेलने के लिए जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुए। और तब ज़्यादातर पैदल का ज़माना था, आवागमन के इतने साधन विकसित नहीं हुए थे। तब ये अपनी टीम के साथ 13 सदस्यीय टीम के साथ है चलते चलते मिर्ज़ापुर जिले और सोनभद्र जिले की सीमा में अपना पड़ाव डाला। होली के 7-8 दिन पहले की घटना है कहते हैं। ये लोग भोजन करके विश्राम के लिए सोए हुए थे और ब्रह्म मुहूर्त में 3-4 बजे भोर में भयंकर आंधी तूफान आया, यानी प्रकृति का प्रकोप इनको झेलना पड़ा। 3-4 लोग ब्रह्म मुहूर्त में जो 4-4:30 के आसपास सैया त्याग कर नृत्य किया के लिए दूर इधर उधर निकल गए थे, वो तो 4 लोग बच पाए और बाकी लोग काल कबलित हो गए। उनके ऊपर पीपल का पेड़ गिरा बगीचे में, वो ठहरे थे। तब इन लोगों को बड़ा धर्म संकट हुआ कि हम 13 लोगों का दल वहाँ से चला था, आज हम 4 लोग बचे हैं। 4 लोगों में कौन है आप सुन लीजिए। रुषा चौहान, उनके भाई विरुद्ध शाह जी, पत्नी सुशीला देवी और आचार्य जी। आचार्य जी का वंशज यानी उनके उत्तराधिकारी आज भी हिनौती गांव में बसे हैं। वो भी 8-10 गांव में हो गए एक व्यक्ति से। सेंगर नहीं, वो द्विवेदी, लोहाड़ी दुबे वो अपने को कहलाते हैं। तो 4 लोग बचे। अब ये 4 लोग बड़े धर्म संकट में पड़े। उगलत लीलत प्रीत घनेरी। अब ये लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि हम जगन्नाथपुरी जाएं, तीर्थ यात्रा पूरी करें, कि अपने गांव घर लौट जाएं, भोगांव जिला मैनपुरी। तब आचार्य जी ने तय किया, रुद्रशाह से कहा कि अब ठाकुर अब क्या मुंह दिखाने, हम लोग गांव जाएंगे। 9 लोगों को खो दिया, 4 लोगों का दल बचा है, तो अब वहाँ भी जाना बेकार है। तो तब कहाँ चलें? तो कहा आप खाने जीने के लिए अभी चलते हैं। तो ऐसे लोग भटक रहे थे, तो सन्निकट वर्दी राज्य था, तो सोचे चलो वर्दी नरेश के यहाँ चलते हैं, शायद कुछ मदद सहयोग करें। तो लोग 4 लोग भटकते हुए वर्दी राजा के यहाँ गए। वर्दी राजा से अपना परिचय दिया, बड़े संकोच के साथ दिया कि आज दुर्भाग्य है कि एक राजपुत्र की परीक्षा राजा लोग ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कौन है, कौन क्षत्रिय है, कैसे हैं। सब पुरानी कहानी बताया। तो कहा कि क्या आप नौकरी करेंगे? तो कहा क्यों नहीं करेंगे, यदि सम्मान के साथ हमको कोई रोजगार दिया जाए करेंगे। तो कहा कि आप लोग अस्त्र तो लिए नहीं, खाली हाथ हैं, कहीं अस्त्र मिल जाएगा। तो ये लोग दोनों भाई जल्दी जल्दी में काठ की तलवार बनाए, एक लोहे के ईमान में उसको अंदर करके अपना वर्दी नरेश के यहाँ पहुँचे। अब वर्दी नरेश ने अपनी सेना की भर्ती में इन दोनों लोगों को, दोनों भाइयों को रख लिया और पंडित जी अब इनके सहयोगी हो गए हैं। वर्दी राज्य के यहाँ ये बड़े मान सम्मान के साथ रहे आए और इनके साहस, सूझबूझ, हाजिर जवाबी से, ईमानदारी से वर्दी राजा बहुत प्रभावित थे। कहें तो ये कह सकते हैं कि वहाँ के जो वर्दी नरेश के जाति सामंत जागीरदार इलाकेदार थे, उन सबसे भी अधिक सम्मान अर्जित कर लिए चौहान भाई। और ज़्यादा समय भी नहीं लगा, बस 5-6 महीने के भीतर। और कोई भी सीमा का मसला हो, कुछ भी हो, तुरंत उसका समाधान कर देते थे। और इससे वहाँ के स्थानीय सामंतों को, जागीरदारों को जलन हुई। वर्दी राजा का कान भरना शुरू कर दिया कि महाराज, जिन पर आप इतना विश्वास करते हो, इनकी वीरता में संदेह, कहीं संदेह क्या है, वो तो जहाँ भेजते हैं वहीं सफल होते हैं। कि संदेह इस बात में हमको लगता है कि जो ये तलवार लिए हुए हैं, ये लिए रहते हैं, निकालते नहीं, लगता है इनकी तलवार में वो चीज़ नहीं है, ऊपर से तड़ाम झड़ाम है और काठ की मालूम पड़ती। कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो कहा नहीं, परीक्षा लेकर देख लीजिए। तो कहीं कैसे परीक्षा लें? कहीं श्रीमान जी, आपके यहाँ वर्दी राज्य में चैत्र नवरात्र में और विशेषकर कुमार नवरात्रि में देवी जी, बरदेश्वरी देवी की प्रसन्नता के लिए भैंसे की बल देने की प्रथा है। तो आप क्यों नहीं आगामी चैत्र नवरात्र में दुर्गाष्टमी के दिन भैंसे का वध इन्हीं के तलवार से करा लीजिए। और वहाँ एक बार में
भैंसे के वध की परंपरा थी। माने भैंसे के गर्दन पर एक बार किया जाए, अगर देवी प्रसन्न है तो सर देवी के चरणों में गिर जाएगा। तो राजा ने कहा हाँ ये तो हो सकता है। तो राजा ने घोषणा कर दी, दरबार लगाकर घोषणा कर दी कि आगामी चैत्र नवरात्रि में दुर्गाष्टमी के दिन देवी की प्रसन्नता के लिए भैंसे की जो बल दी जाएगी वो रुद्रसाह चौहान हमारे बर्दी के सेनापति देंगे अपनी तलवार से। सेनापति तक पहुंच गए वो अपनी सूझबूझ विद्वत्ता पराक्रम साहस से। कहा ठीक है। अब जब इन दोनों भाइयों ने सुना तो इन लोगों ने कहा कि तो अच्छी परीक्षा हो गई मुसीबत में। फिर कहा कि कोई बात नहीं, भगवान उमा महेश्वर, अम्मा शाकंभरी देवी, अन्न आशापूर्णा देवी हमारी भला करेगी। चौहानों की कुल देवी है माता शाकंभरी अभी देवी। वहाँ स्थापित भी है ना? हाँ स्थापित है, बरदेश्वरी देवी बर्दी बर्दी किले में है देवी। मैंने स्वयं देखा है किले में बर्दी देवी को और दर्शन किया है। आज किला वो खंडहर रूप में है, फिर भी देवी का मंदिर है। वहाँ के दुबे लोग बर्दी के पुजारी हैं देवी के। खैर अब उस दिन से दोनों भाई देवी की उपासना में और दत्त चित्त हो गए, तन मन धन पूरा लगा करके। और परसों परीक्षा होनी है, देवी की प्रसन्नता के लिए भैंसे की बलि दी जानी है। और इधर 2 दिन पहले से ही दोनों भाई सेवा में लग गए और कहा माते जब तक तू आश्वासन नहीं देती है, वरदान नहीं देती कि मैं सफल होऊंगा अपने मिशन में, काम में, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। 10 बजे रात के हो गए, इनको झपकी आने लगी। अब 2 दिन से अन्न जल छोड़े हुए। तब माता वो प्रकट होती है ज्योति के साथ। कहा पुत्रों प्राण नहीं देना है, मैं तुम्हारे हमेशा साथ रही हूं, तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम एक ही बार से हमारा स्मरण करते हुए भैंसे पर भरपूर प्रहार करोगे, भैंसे का सर अलग धड़ अलग, अब मैं प्रसन्न होकर के प्रकाशित हो जाऊंगी। वह मंदिर हमारा प्रकाशित होगा, सबको अद्भुत लगेगा, जो कभी नहीं होगा इस पूजन में होगा। लेकिन हाँ सावधान, तुम लोग अन्न जल ग्रहण नहीं करोगे। फिर यह कहते हुए बर्दी राज का परित्याग कर दोगे कि जिस राज्य में श्रद्धा भक्ति निष्ठा में अब वीरता पर मतलब शक किया जाता हो, ऐसे राज्य में हम अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते। हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज स्वाभिमानी, हम नौकरी जरूर कर रहे हैं लेकिन अपना स्वाभिमान बेचा नहीं। ठीक माते, प्रणाम किया माते को और वो शुभ घड़ी आई। माता वर्दी की प्रसन्नता के लिए नहला धुला कर भैंसा लाया गया और घोषणा हुई कि सावधान, आज के कार्यक्रम के पुरोधा रुद्र शाह जी भैंसे के वध के लिए। रुद्र शाह चौहान उठते हैं, माता को नमस्कार करते हुए मन ही मन, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा वाली बात है। अच्छा, जब आप वहां से चले हाँ, तो आपका पहला गांव यहाँ का जैसे सीधी जिला हाँ, कौन सा गांव था? हाँ देखिए, जब वहां से चले तो आप लोग घूमते टहलते डेरा डालते हुए हनुमानगढ़ और खैरा के पास एक स्थान पर बसे ग्राम चौहानी। वो चौहानी गांव करके आज भी वो गांव माना जाता है, पर वहां एक भी चौहान नहीं, चौहानी। और जब राव साहब चूरहट यानी चूरहट इलाके में चौहानी ग्राम में बस गए, हनुमानगढ़ खैरा के पास। वो गांव आज भी चौहानी गांव कहलाता है। फिर वो आखेट खेलना और सब वही क्षत्रिय उचित कर्म, तो उनकी चर्चा राव साहब चूरहट के दरबार में पहुंची। तब राव साहब चूरहट ने दोनों राजकुमारों को, उनकी पत्नी और आचार्य जी चारों को बुलवाया, अपनी घड़ी घुमाया और दिखाया कि ये घड़ी है, ये है, आप लोग यहाँ रहिए, कहाँ आप शिकार खेलते घूम रहे हैं। परिचय लिया, बताया मैं पूरी नरेश का वंशज हूँ, परिवार से हूँ। तो फिर वहाँ उन्हें अपनी घड़ी में टिकाया इनको। और ये फिर वहीं कहते हैं कि प्रतिभा को हर जगह सम्मान मिलता है। फिर वहाँ राव साहब चूरहट की सेना की अंततः सेनापति नियुक्त हो गए। यहाँ भी और सन 1700 ईस्वी के लगभग पन्ना नरेश छत्रसाल के पुत्र हृदय साहब बुंदेला ने रीवा राज पर आक्रमण कर दिया, उचेहरा के पास पारधी गांव में।
अच्छा, ये तब राजा रीवा ने राव साहब चुरहट से सहयोग के रूप में सेना मांगी। तो राव साहब चुरहट की सेना रुद्र शाह चौहान के नेतृत्व में रीवा राज्य की तो फिर मदद पर किसके गई। किसके बीच में लड़ाई हुई? हाँ, पन्ना राजा हृदय साहब बुंदेला और रीवा नरेश अजीत सिंह के बीच में। ठीक, रुद्र शाह चौहान ने महान वीरता प्रदर्शित की। बिरजू शाह शहीद हो गए, इनके भाई छोटे, इसी युद्ध में। हाँ, इसी युद्ध में। और हृदय शाह बुंदेला पराजित होकर पीछे हटा और इधर रुद्र शाह चौहान ने वीरता प्रदर्शित की। राजा रीवा बहुत प्रसन्न हुए, पीठ ठोंकी और कहा अगर आज रुद्र शाह चौहान न होते तो हम हार गए। बात ये हुई थी, पूरी सेना नहीं लड़ी थी। पन्ना का जो सेनापति था बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा कि दोनों सेनाएं लड़ करके भीषण धन जन की क्षति हो, इससे बेहतर है कि दोनों दल से दो दो योद्धा लड़ें। अच्छा, दो युद्ध नहीं हुआ? युद्ध नहीं हुआ, सेनाएं आमने सामने हो गई थी। तो कहा कि पन्ना राजा ने कहा ये प्रस्ताव मैं रीवा राजा को भेजता हूं, स्वीकार कर लें तो ऐसा ही हो जाए। फिर दोनों ओर से दो दो लोग, तो रीवा की सेना से धौ की धौ कर रहे थे। तो यही राव साहब चुरहट के सेनापति रुद्र शाह चौहान ने कहा कि मैं लड़ूंगा। इनने सोचा कि अब तो हम अपना इतना गांव इलाका पवाई मैनपुरी नरेश सब कुछ छोड़ के तो आए हैं, ये अवसर है, जीतेंगे तो राज इलाके की प्राप्त होगी, युद्ध करते हुए मारे जाएंगे तो स्वर्ग की प्राप्त होगी। अच्छा, एक चीज है, और ये 2484 मठा भथा का कहानी इसका सबका हम समाधान करते हैं अभी जी। तो रुद्र शाह चौहान पुरस्कृत हुए, विजयी हुए। राजा रीवा इतने प्रसन्न हुए कि मैं गढ़ का इलाका देता हूं रुद्र शाह चौहान को। अगर रुद्र शाह न होते तो हम हार गए। यानी इनके दो योद्धा रीवा राज्य के, दो योद्धा पन्ना राज्य के। पहले दोनों की लड़ाई में वो पन्ना वाला जीत गया, बिरजू साहब शहीद हो गए। दूसरी जोड़ी रुद्र शाह की उतरी। जब सोचा कि मेरी दाहिनी भुजा कट गई है तो अब क्या, डू और डाई, जैसा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को नारा दिया था, करो या मरो, ऐसे ही ने सोचा कि अब क्या है खोना। पूरी ताकत लगाकर अपने प्रतिद्वंदी पन्ना के मल्ल को, पहलवान को पटकनी दी, वो हार गया। अब एक एक से बाजी बराबर हो गई। तब रुद्र शाह चौहान ने फिर चैलेंज किया कि मैं उसको चैलेंज करता हूं जिसने मेरे भाई को पराजित किया। फिर उसको भी मारा। फिर वो भी आया हिम्मत करके, उसको भी पटकनी दिया, हार गया। 1-0 से विजय हो गई राजा रीवा की। धन्य है रुद्र शाह चौहान। उन्हें रुद्र शाह चौहान के हम सब वंशज हैं, सीधी चौहान। बड़े गर्व और गौरव की बात है, मत चूको चौहान। अच्छा, तो हम रुद्र शाह के पूरे परिवार हैं? हाँ, रुद्र शाह चौहान के। हाँ, रुद्र शाह चौहान के 2 पुत्र हुए। उनका वंश खत्म हो गया था और बिरजू शाह का एकमात्र पुत्र जयतोर सिंह हुआ। हिस्सा बांट से असंतुष्ट होकर वो गिद्धौर चला गया था और गिद्धौर जाकर के उसके वंशज राजा हुए। कहाँ पड़ेगा? बिहार प्रांत के दक्षिणी बिहार में जमुई जिले में गिद्धौर राज्य है। अब भी वहां है? अब भी वहां जयपाल सिंह चौहान आज भी वहां के सांसद हैं। धन्य, वो अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। लगभग वहां कितनी जनसंख्या होगी चौहानों की बिहार में? बिहार में, पूरे बिहार में तो उतना हाँ, गिद्धौर नरेश में हाँ, संख्या बहुत नहीं बढ़ी है, छोटा सा राज था, लेकिन ये लोग अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। और हम यहाँ 2484 की फूट के शिकार हैं। ये 2484 की इतिहास कैसे हाँ, अब सुनिए। तो जब संक्षेप में बोलूंगा सारा वृत्तांत। जब वहां से गढ़ का इलाका मिला, राव साहब चुरहट ने हस्तक्षेप किया कि मेरी ओर से लड़े, इलाका मुझे दो। तब चुरहट के साथ रामपुर का इलाका इनको मिल गया गढ़ के बजाय, और ये आकर के यहाँ चुरहट में सभा किए। साल श्रीफल से स्वागत करते हुए 12 गांव का इलाका दिया पहली बार, जिसको 12 पार कहते हैं। 12 गांव, जिसकी सीमा है पश्चिम में नरकुई नदी, पूर्व में गहिरा नाला, उत्तर में कैमूर पहाड़, दक्षिण में सोन नदी। ये 12 पार है राव साहब चुरहट से 12 पार। इसके बाद फिर अगोरी और बर्दी राजा में आपस में खटपट होगी। अगोरी राजा रात में आक्रमण करके बर्दी राजा को मार डालेंगे और
बर्दी राजा की जो रानी हैं और राजकुमार वो भाग जाएंगे अपने मायके। इनको पुनः स्थापित करेंगे सेनापति के रूप में रूपसा चौहान। फिर गए वहां वापस। हाँ, फिर जाएंगे मदद में और वहां राजकुमार को स्थापित किया। अच्छा, वहां अब भी चौहानों का कहते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए, तो कितनी सच्चाई है वो? हाँ सच है, मैं स्वयं पानी नहीं पिया। हाँ, जब मैं, अब वो कहानी बड़ी रोचक है। जब ये रूपसा चौहान भैंसे का वध करके लौटे मंच की ओर, तो राजा बर्दी गले से लगाना चाहा, कहा हो गया महाराज, अपराध क्षमा हो, हमारी आपने परीक्षा की, शक किया मेरी वीरता पराक्रम में, निष्ठा में, अब मैं जल ग्रहण नहीं कर सकता। राजा बहुत दूर तक पीछे पीछे चलेंगे, तब कहेंगे रूपसा चौहान, लौट जाइए घर को राजन, चंडी भला करे, स्वाभिमान से समझौता करने की बात परे। हमने जो कहा वो करेंगे, हम समझौता नहीं कर सकते। राजा बहुत दूर तक पीछे पीछे आए, फिर राजा भी लौट गए मंजूर। फिर ये वापस गए उनकी मदद करने। हाँ, उनकी मदद किया। रानी ने कहा कि काश राजकुमार फिर यहाँ गद्दी पर आ जाते तो हम आधा राज्य आपको दे देती। कहीं आधा राज्य नहीं, हम गद्दी नसीनी तो करा देंगे, हमारे पुराने लोग हैं पहले वाले अधिकांश। ठीक है, हो गया। राव साहब चुरहट को बता, चुरहट ने राजा रीमा से राय ली, कहा कि तो अच्छी बात है, अपना आदमी बना लो उसको पराजित करके। हो गया। रूपसा चौहान के नेतृत्व में चुरहट रीवा से सेना गई और वो अघोरी राजा जो बर्दी पर कब्जा करके राजा बने थे, वो रात में आक्रमण किया। जब वो पंगत की हरिहर भोजन कर रही थी सेना, उस समय कहा हाथ ऊपर करो, नहीं प्रतिरोध करो। साहब नंगे हाथ भोजन कर रहे थे, सब अरेस्ट हुए। बर्दी राजा जो बैठे थे गद्दी पर गोरी वाले, वो मारे गए। रात भर शासन संचालन किया चौहानों ने, और फिर वहां ननिहाल से महारानी को बुलवाया। महारानी और राजकुमार आए और गद्दी नशीनी हुई, और रानी ने कहा कि जो मैंने कहा था, तो कहा ठीक है मैं ले लूंगा। तो 93 गांव का घोड़ा ही का इलाका दिया, जिसकी सीमा सुनिए। पश्चिम में देवनार नदी, फिर बढ़ौरा हो जाता है। ये 24 रफी की कहानी है। हाँ भैया, बढ़ल रहा इलाका, 12 गांव, अब 93 गांव जुड़ल रहा। पूरब में गोपन नदी, दक्षिण में दतिला पहाड़, बरम बहवा गांधी ग्राम, और उत्तर में सोन नदी, इधर पाए नहीं है खड़बड़ा। ये सब जुड़ के 105 गांव के बने मालिक। फिर 4-6 साल बाद पुण्य आक्रमण कर दी, या मड़वास राजा रहे कृष्णदेव सिन्हरे, अभ्युदय सिन्हरे। फिर यहाँ सोन गोपद के संगम में युद्ध हुआ, कह लीजिए बहरी की धर है। तो 3 दिन रात लड़ाई में उनको पराजित किया। साले सब छोड़ के भाग गए। वो बालेंद्र राजा आदिवासी होते हैं, निम्न कोट के क्षत्रिय हैं बालेंद्र, जिसको बालन के नाम। हाँ बालेंद्र, हाँ मड़वास स्टेट रही है, और टमसार भदौरा जैसे उनके इलाके रहे 3 ठो। तो फिर ये 93 गांव जुड़ गए, 105 गांव, 3 गांव और जीत लिए, 108 गांव। अब जब मूल पुरुष रुद्रसा चौहान 95-96 वर्ष की आयु के हो गए, इलाके का राज का उपभोग करते हुए, लड़के नाती सब हो गए, तब इन्होंने अपने इलाके का बंटवारा करना चाहा, जो स्वाभाविक है, देख रेख करने में दिक्कत। 2 पुत्र थे। हाँ, अब सुनिए। रुद्रसा चौहान के 2 पुत्र, विनायक देव सिंह और दूसरा छोटा सूर्यभान सिंह। बिरु शाह का एक पुत्र जयतोर सिंह, जो बसे जाएंगे धौर, चले गए पिता स्वर्गवास। अब जाएंगे कैसे? अब यही कहानी शुरू, यहीं से विघटन होगा परिवार का। रुद्रसा चौहान ने अपने दोनों पुत्रों और भतीजे जयतोर सिंह को बुलाया और कहा कि मैं अब वयोवृद्ध हो गया हूँ, इलाका देख रेख नहीं कर पाता हूँ, तो मैं अपने इलाके का विभाजन करना चाहता हूँ, आप लोग देखो और उसको आगे बढ़ाओ। कहा ठीक है पिताजी, दाऊ जी। हो गया। तब तक 108 गांव को 3 भाग में बांट लिया इन्होंने। अपने 2 पुत्र और भतीजा तीनों को एक आंख से देखना चाहते थे, ऐसा वो उनका कहना था। एक समान बांटे। हाँ, एक समान देना चाहते तीनों को, 1/3 1/3, जबकि वो 2 भाई से 3 हैं, 1/2 1/2। अब यही तर्क होगा भला। अभी अब क्या भाव रहा वो रुद्रसा जी जानेंगे, पर 3 भाग करना चाहते थे, इसलिए कि तीनों को समदेश से देखा जाए, है ना।
तो मंजूर कर लिया। और भी परिवार क्या बता दूं मैं, विनाश देव सिंह के 7 पुत्र, सूर्यभान सिंह के 2 पुत्र, जयतोष सिंह का 1 पुत्र जो अभी नाबालिग है, सबसे छोटे हैं। तीनों ने कहा ठीक है पिताजी, ठीक है पिताजी। और इधर दूसरा चौहान ने अपने पूरे इलाके का 108 गांव का 3 भाग में विभाजन करके 36 गांव सूची बना ली, बराबर बराबर हिसाब से बांट हाँ कल रख लिया अपने पास। अब सुबह बुलाया है कल, तीनों लोग आए, पैर और पड़ के बैठ गए सब। आचार्य जी भी बैठे हुए हैं, अभी मार्गदर्शक हैं, लॉन्ग लाइफ, अच्छी आयु आचार्य जी की यही, वो थोड़े 2-4 साल छोटे थे तो द्विवेदी जी। तो हो गया। रुस साहब ने कहा कि सबसे छोटे हैं हमारे भाई के लड़के हैं, भाई हैं भी नहीं, सबसे पहले उठाएंगे वो चिट। 36 गांवों का है, बराबर बराबर, छोटे बड़े गांव सब करके एक संलग्न गांव, इन्हीं कट कुट के 3 भाग में। जयतोष सिंह लेने के पहले एक निवेदन करते हैं, कहते हैं दाऊ हम ले लेंगे पर एक निवेदन है। हुआ क्या था, जब शाम को बड़े पिताजी ने घोषणा की थी अपने इलाके के विभाजन की, तो आचार्य जी मौजूद थे। फिर आचार्य जी अपने घर न जा करके वो जयतोष सिंह के शिविर में चले गए, वहां रुके और वहां जा करके कहा कि तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आपके बड़े दाऊ, पर ये बताइए आप लोगों को 1/3 दे रहे हैं, 1/2 न चाहिए आपको। देखिए भेद बुद्धि डाल रहे हैं आचार्य जी वो, जैसे कैकेयी ने को भ्रमित किया था मंथरा ने। हो गया, विघटन होता है तो कहीं न कहीं ऊपर से संदेश आता है। तो फिर गए आचार्य जी ने कहा कि ये अच्छा बात है सब है, पर 1/3 की बात हमें नहीं समझ आ रही। जाए तो सिंधादू कहीं ना हो गए गुरु बाबा, 103 दे रहा है, 36 गांव बहुत है, हमारा छोटा सा परिवार है, कहीं ना आज ना छोटा है, भविष्य कौन जानता है, 1 से 1 लाख, 1 लाख से 1 सब हो जाता है। जयतोष सिंह की पत्नी भीतर से सब सुन रही हैं, आचार्य जी रोकने पर भी नहीं रोकते, अपने घर चले जाते हैं। तो वही जयतोष सिंह निवेदन कर रहे हो, भेद बुद्धि वाली बात। खड़े होते हैं, हाँ हाँ बोलिए दादू जयतोष सिंह क्या कहना चाहते हो। कहें दाऊ ठीक है, 1/3 दे रहे हैं, खूब दे रहे हैं, अच्छी बात है आप बांट रहे हैं, 1/3 क्यों दे रहे हैं, वहां मैनपुरी से तो मेरे पिताजी और आप 2 लोग चले थे, तो हमको आधा चाहिए ना। तो बड़े दाऊ बोले हाँ वैसे तो नियम से आधा ही होता, पर आधा क्या करोगे, इलाका पवाई ले लेना सहज होता, उसको मेंटेन करना, उसकी देखभाल करना, बचाए रखना कठिन होता। तो कहा नहीं पिताजी जो उचित हो वही करिए आप, ऐसा नहीं। तो इतने में देखिए बिगड़ना है या बनना है, जो कुछ भी कहिए, बड़े पुत्र उनके विनायक देव सिंह जी बोल पड़े कि सुनो जयदौर सिंह, दाऊ से बात लड़ाते हो, जबान लड़ा, जो दे रहे हो उसको ले लो, वो बहुत दे रहे हैं, 36 गांव भी दे रहे हैं। कहीं दादा भाई कोई भिक्षा तो मांग नहीं रहे, हमारे पिताजी शहीद हो गए थे, तब जाके इनाम बख्शीश मिलना शुरू हुआ और हम भी भाग लेते रहे जहाँ जैसी जरूरत। कहीं नहीं नहीं ले लो, बकवास बंद करो। तो कहीं हम आपसे नहीं मांग रहे हैं, कहीं का दादा भाई, दूसरे दादा भाई पूजे सूरबान कहा कि हो गया दाऊ ठीक कर रहा अपने हिसाब से, अपनो भाई ये जयतौरव ठीक कहा दादा भाई होगा, उनकर बात ही जायज हूँ कि भाई मांगत तो चाहता ही है। तो कहीं जातों का दलाली मिली का, उनके तरफ पक्ष बोलते हैं, ऐसा कुछ कही देंगे। अब बात बिगड़ रहा। अब जयतोष सिंह शांत था, कहीं बोला जयतोष सिंह का स्वीकार करता, कहीं नहीं अपना आप समाधान करिए, वैसे जाऊन दे तउन हमें ली भाई दादा भाई ऐसा काहे कह दें, अपना का कही। अब रुल शाह चौहान अब वो है धृतराज जैसी स्थिति में हो गए, इतना सुलझे हुए सब विघटन होना। तो कहा अब क्या करें, वो लड़का यहाँ है, तो भतीजा आया, वो परिवार है वहाँ, बोला हम कहा कहीं मजबूरी है। कहीं ठीक है दाऊ होगा, अपना पूरा इलाका पवाई पर दोनों लड़कियां दे देगी, हम का आशीर्वाद दिए हो बिगड़ के चल जाएंगे, तो छोड़ के चले हो गए पैरों छोड़े, बहुत दुखी हो गए बड़े दाऊ भाई यार, कहीं कहाँ जावे, कहीं के हो गए जहाँ जा, अन्न जल भगवान लिखे हुए, बहुत दुख नहीं माने चले गए।
तब रास्ते में कुछ दूर तो पत्नी कहते हैं कहाँ चलेंगे, कहीं ना मैं वहीं जा मैनपुरी जहाँ से चले रहे हैं, कहाँ मोसियाऊ हमारे मुंगेर राजा के यहाँ, वहाँ जाओ। इनके मतलब मोसियाऊ में मौसी के वही बिहार वाली कहानी। बिहार वाले जयतोष सिंह, वो हाँ। मौसी चंदेलों के यहाँ ब्याही थी गिद्धौर में, है वो राजा की। उनके पुत्र नहीं था न पुत्री थी, किसी को गोद भी नहीं लिया था, तो वो भी पहुंच गए संयोग से। हाँ। अब वहाँ 2-4-6 महीने हो गया रहते हाँ, रहते हाँ। इनको। तब वो आते हैं, तब भेंट मुलाकात होती, क्या कैसे बताते हैं कहानी सब। तो कहते हैं कि गोद देंगे अपना लड़का, आप क्या किया। तो कहते हैं बहन जी किया तो किसी को गोद ओले नहीं लिया। तो मौसी की लड़की भी बोली कहीं बड़ा कोशिश किया है, कहते हैं कि कहीं तो ले, हम तैयार हैं। तो हो गया, भाग्योदय होने को होता है। जयतोष सिंह अपने पुत्र से ही चले गए वहाँ, उनका पुत्र गद्दी पर बैठ गया, मौसी मौसिया थे ही। तो वो चंदेल राज्य हो गया चौहान राज्य। ये इलाका तक सीमित रह गए, और वो अच्छा, ये जो चीज 10-12 गांव के, सारी चीज बता रहे हैं आप, हाँ, इसका आधार क्या है? आधार वही रीवा राज का इतिहास, गुरुराम प्यारे अग्निहोत्री, रीवा राज दर्पण जीतन सिंह बघेल लिखे, क्षत्रिय वंश वैभव कुंवर राम नरेश सिंह बराटा ने लिखा। ऐसे करके बहुत सारे ग्रंथ हैं, हमने दिया भी है रेफरेंस। ठीक है और इसमें भी 5-6 किताबों का सहारा है। बर्दी राज का इतिहास, जहाँ जहाँ से जैसे है ना, खंडित पंडित आधा अधूरा, कड़िन तो जोड़ना था इतना पुराना, है ना। तो सारी पुस्तक आप इकट्ठा किए फिर उसके? हाँ, अध्ययन किए, यहाँ गए वहाँ गए सब, फिर मैनपुरी गए, उनसे भी टेस्ट कराया कि हाँ हैं गए हैं आपके। यहाँ भी हम मैनपुरी राज का इतिहास भी पंडित छंगामल मिश्र का लिखा हुआ भी ले आए। यहाँ भी आए तो आप यहाँ भी देवी स्थापित किए? हाँ, घोघरा चंडी देवी, छोटे लाल सिंह मंदिर का वो भी करा, देवी की प्रतिमा चुरा ली गई, बताइए। फिर पुनः है सब। चलिए हम अगले कड़ी में फिर आपसे बात करेंगे। उसके बाद भी बहुत सारे और ये सब करने में मुझे 10 वर्ष लगा है। प्राचार्य पद के गुरुतर दायित्व का निर्वहन करते हुए भी हर रविवार को गजर छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में, अपने इतने बड़े समाज को, इतने बड़े परिवार को एक धागे में पिरोना बहुत बड़ी। हाँ, मैंने भोगांव को भी देखा जहाँ से पूर्वज इलाकेदार थे, और जहाँ राजा के भाई मैनपुरी भी गया है, मैनपुरी का किला। जल्दी कि मतलब क्या क्या कठिनाई आई होगी इसको बना? हमको बहुत कठिनाई आई। कठिनाई ये आई, सबसे ज्यादा कठिनाई मुझे आई एक खोरवा पट्टी के जो वंशज हैं उनकी जानकारी बहुत कम लिखित हमको प्राप्त हुई। अवधूत शाह खोरवा बढ़ाना। फिर संयोग की बात है कि जानकारी खोजते 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 हमको 8-9 साल बाद पता चला कि एक श्री कौशल सिंह जी शिक्षक रहे हैं, वो अब नहीं हैं। उन्होंने एक पुरानी कॉपी में कुछ जानकारियां लिख रखी है, और उनका पुत्र इंद्र बहादुर सिंह करके हैं, और बहुत ज़्यादा सामाजिक भी नहीं है, कम मिलते भी हैं अपना। तो तब भी मैं इस लालच में गया कि कहीं से भी जानकारी प्राप्त हो। हाँ, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, अब मैं पूरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। तो मैंने जोखिम उठाया, उनके घर तक गया, उनकी प्रतीक्षा किया, घूमते भटकते आए। कुछ अर्ध चेतना में मैंने निवेदन किया, और उन्होंने वो पुरानी डायरी में वो जानकारी प्रस्तुत की, और मेरी समस्या का समाधान हो गया। हाँ, इतना जरूर था कि पूर्वजों का क्रम थोड़ा उसमें उल्टा सीधा था। अगर 7 पुत्र हैं तो क्रम 2, 3, 4, 5 इस तरह से उल्टा पुल्टा हो गया। तो अब दूसरे संस्करण में सब क्रमबद्ध हो गया है, हो रहा है। थोड़ा सा दुर्गा परमेश्वरी के बारे में बताइएगा कि ये कहाँ पे है, कैसे है अभी? किस घर में रखी? चौहानों के मूल पुरुष रुद्र शाह चौहान की कुल देवी, थोड़ा शॉर्टकट में बताइएगा। दुर्गा परमेश्वरी
आज भी मड़वा अंबर सिंह प्राणपति सिंह के घराने में पहले वो अटारी में रखी हुई थी और अब घर के भीतर ही बढ़िया पक्का मंदिर बनवा दिया है। और हर वर्ष वो कुंवार नवरात्र में दुर्गाष्टमी के दिन धूमधाम से पूरे चौहान खंड के लोगों को बुलाते हैं और देवी जी का विधिवत पूजा पाठ करवाते हैं। वहाँ चौहान समाज के लोग सब एकत्रित होते हैं। चौहान वंशावली के लेखक को भी 3-4 वर्ष से निरंतर वहाँ जाने का अवसर मिल रहा है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वो देवी बड़ी प्रतापी हैं। वो तलवार को अगर आप श्रद्धा भक्ति के साथ दर्शन कर लेते हैं तो लगता है कि कहाँ से ओज और साहस हम में आ गया। ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। तो एक तलवार वहाँ है मड़वा में और एक तलवार पहाड़ी में है। पहाड़ी में कहाँ पे रखी है? पहाड़ी में वो टिकुरा पहाड़ी में है, संभवतः कौशल सिंह के घराने में ही है कहीं। चलिए हम आगे का सवाल आपसे लेंगे, हम आप आगे का भी सवाल करेंगे। जैसे आपके ये सीधी जिला के चौहान परिवार है, आपसे और क्या जानने की अपेक्षा रखता है और इतिहास के बारे में क्या जानना चाहता है, वो कमेंट बॉक्स में जैसे ही कमेंट करेगा तो हम उनके सवाल को लेके आपके पास फिर से आएंगे। हाँ, आपके सवालों का निरंतर स्वागत है। मेरी हार्दिक इच्छा रहती है कि अपना पूरे परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगे? चौहान खंड ये लोग अपने शानदार चौहान कुल के बारे में जानकारी रखें और ये सोचें कि हम किस कुल से परिवार से हैं। प्रातः स्मरणीय महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनकी प्रतिमा सीधी नगर में स्थापित है, सम्राट चौक पृथ्वीराज चौक करके जाना जाता है। मात्र 29 वर्ष की आयु में इन्होंने केवल एक युद्ध हारे हैं और अपने प्रतिद्वंदी को छोटी बड़ी 17 मुठ भेड़ों में पराजित करके क्षमादान करते रहे। क्षमा की वो मिसाल थे। और नहीं तो चाणक्य की कूटनीति के अनुसार न रहे बांस बजे न बजे बांसुरी। गजब की क्षमाशीलता उनकी है, वंदनीय है। वो अपने जमाने के न केवल महान धनुर्धर थे अपितु 6 शास्त्रों के ज्ञाता भी थे। तत्कालीन 5-6 भाषाओं के वो विद्वान पुरुष थे। आप पूरे चौहान परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगे फिर? हाँ, हम पूरे चौहानों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो सब आज हर समाज परिवार के लोग एकजुट हो रहे हैं तो संगठन बनाएं। संघे शक्ति कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। जब हम सब एकजुट मिलकर के रहेंगे तो एक महाशक्ति होंगे और चौहान लोग अपने पूर्वजों के आन बान शान पर चलें, गरीबों की मदद करें, चौहान भाइयों की मदद करें, सहयोग करें, आगे बढ़ाने को प्रोत्साहित करें। हम लोग जहां भी रहे हैं अपने बोस को, अपने आका को कभी धोखा नहीं दिया है। हम आन बान शान के लिए प्रसिद्ध हैं। हमने हर परिस्थिति में अपनी इज्जत प्रतिष्ठा को बनाए रखा है। काश अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री सिताई को जालौर नरेश कान्हड़देव सोनगरा ने अपने राजकुमार बीरम देव की पुत्रवधू बना लिया होता तो इतना बड़ा युद्ध न होता। हम चौहानों ने कभी भी मुगल सम्राटों से रोटी और बेटी का संबंध स्थापित नहीं किया। तभी तो एक कवि कहता है, राजस्थानी कवि, चोखो कुल चौहान बेटी दे बूढ़ो नहीं, सिर सौंप्यो सुल्तान दीन दीधी धारवै। हम चौहान सम्राटों ने अपना सर दे दिया लेकिन अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को मुगलों के हस्तगत नहीं किया। क्या यो हम मीरदेव चौहान हो? वो तो यहां तक कहा करते थे कि अलाउद्दीन खिलजी तुम मुझे सामान्य चौहान सम्राट मत समझना। मैं उनका वंशज हूं जिनसे 17 बार गोरी हारा और कुर्बान हो गए, मारे गए, सर नहीं झुकाया। 4000 राजपूत स्त्रियों ने जौहर व्रत का पालन किया।
उन्हीं के लिए कहा है, सिंह सुवन सद पुरुषा बचन, कदली फलय एक बार, तेरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। पृथ्वीराज चौहान के बाद चौहान कुल में दूसरा महान पुरुष हुआ है हमीर देव चौहान। आगे के इतिहास के लिए हम आगे बात करेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।